न्यूयॉर्क में एक पेशी के दौरान निकोलस मादुरो ने कहा कि मुझे किसी भी ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट में या कार्टेल में इन्वॉल्व नहीं पाया गया है और मैं एक सभ्य इंसान हूँ। निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप से तो बहुत सब, लेकिन ये सब इमोशनल बातें हैं। जो फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश के इंटरेस्ट को सर्व करने के अकॉर्डिंग चलती है, कितना वह स्टेप उस देश के नेशनल इंटरेस्ट को कितना सर्व करता है। डोनाल्ड ट्रंप का यही स्टेप था। तो इस आर्टिकल में पूरा मतलब जो भी वेनेजुएला क्राइसिस है, जो यूएसए ने स्ट्राइक किया था वेनेजुएला पे, ये क्लियर हो जाएगा कि उसके पीछे क्या जो इंटेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उसके पीछे क्या वास्तविक कारण रहे होंगे। तो सबसे पहले कि निकोलस मादुरो फार लेफ्ट विंग के लीडर थे। निकोलस मादुरो जो ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज पर यूएसए की डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और ऐसे जो लेफ्टिस्ट जो गवर्नमेंट बची थी क्यूबा और वेनेजुएला में, तो ये चाहते थे कि जो भी हमारे ऑयल है, जो हमारे रिजर्व है, जो लिक्विड गोल्ड है, वो हमारे देश की जनता के ही काम आए। हालांकि ये भी सही नहीं था, तो उनका पद भी विवादित था। लेकिन मतलब क्यों ना कोई देश ऐसा करे कि जैसे जो भी उसके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, क्यों किसी देश का डोमिनेंस एक्सेप्ट करे। तो निकोलस मादुरो यूएसए की हेजेमोनी या डोमिनेंस नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, और ये फार लेफ्ट विंग के लीडर थे। निकोलस मादुरो फार लेफ्ट विंग के लीडर थे जो ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज पर यूएसए के डोमिनेंस को स्वीकार नहीं करते। दूसरा पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने पहले कार्यकाल में रिजीम चेंज करना चाह रहा था, लेकिन इलेक्शन हार गए। यूएसए जब मतलब कई ऐसे प्रूफ आए हैं, या कुछ ऐसे जो ऑफिशियल हैं उनके मेमोयर में अगर पढ़ा जाए, तो ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि वो इस स्टेप के काफ़ी करीब जा चुके थे कि ये स्ट्राइक करते, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। अब वहाँ की एक जो इस साल की 2025 की नोबेल प्राइज जो प्राइज विनर हैं, उनका नाम है मारिया कोरिना मशाडो। ये सपोर्ट कर रही थी, शायद इसलिए हो सकता है कि इनको मतलब ये राइटिस्ट हैं, फार राइटिस्ट, राइट विंग के लीडर, हो सकता है इसीलिए इनको एक तरीके ये विरोध कर रही थी इनका, निकोलस मादुरो रिजीम का। तो हो सकता है इनको इसीलिए जो नोबेल पीस प्राइज ये दिया गया रहा। तो विनर ऑफ दिस ईयर नोबेल पीस प्राइज और सपोर्ट, ये यूएसए को सपोर्ट करती हैं, मारिया मारिया कोरिना मशाडो। अभी ये आज की न्यूज है कि जब जब वहाँ की अ, जो रोड्रिगेज हैं, रोड्रिगेज पहले के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे या इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर आज शपथ लिया है, इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर। तो अब ये मारिया कोरिना मशाडो, इनका विरोध कर रहे हैं कि ये करप्ट हैं और ये ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकती। अब रोड्रिगेज मतलब जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनी है, अब ये भी यूएसए से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यूएसए से बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि हम बातचीत करेंगे, इससे मतलब पूरी कोऑपरेट करेंगे बातचीत में। अब 3 जनवरी को भी एक जब मतलब जो निकोलस मादुरो थे, निकोलस मादुरो पर भी निकोलस मादुरो ने 3 जनवरी को एक इंटरव्यू दिया था जब गवर्नमेंट टीवी को। तो उन्होंने कहा कि हम यूएसए से हर लेवल पर बात करने के लिए तैयार हैं, और यूएसए ने निकोलस मादुरो पे यूएसए ने इनाम भी घोषित करके रखा था। तो 3 जनवरी को ये बातचीत करने के लिए तैयार थे हर लेवल पे, और ये कह रहे थे कि हम हर कंपनी के लिए अपना ऑयल फील्ड खोल सकते हैं यूएसए के लिए। लेकिन 4 जनवरी को यूएसए ने रात में स्ट्राइक कर दिया, और उनकी जो पत्नी है सीलिया फ्लेयर्स और निकोलस मादुरो को उनके घर से उनको कैप्चर कर लिया गया, और उसके बाद न्यूयॉर्क लाके उनकी अदालत में पेशी हुई। चार्ज क्या थे? चार्ज ये थे कि ये एक रैकेट है ड्रग ट्रैफिकिंग, उसमें इन्वॉल्व थे। तो अभी मैं बताऊंगा उसका नाम क्या था।
अब इसके बाद अगला पॉइंट है वेनेजुएला यूएसए की सीरियस थ्रेट भी नहीं, बड़ा मतलब ड्रग, एक तरीके से ये जो वेनेजुएला कंट्री है ये बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर या ड्रग प्रोड्यूसर भी नहीं है और यूएसए के लिए सीरियस थ्रेट भी नहीं था, लेकिन वही ऑयल पॉलिटिक्स। अब एक कारण ये है कि जैसे वहाँ पे चीन का, जो भी लैटिन अमेरिकन देश है, चीन का निवेश वेनेजुएला में या लैटिन अमेरिकी देशों में या तो मतलब कि पहले एक नंबर 1 है, नंबर 2 है चीन निवेश के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में। तो पहला तो चीन की दखलंदाजी को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करता था यूएसए। चाइना का निवेश बढ़ रहा है वेनेजुएला में। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 24 सिग्नेटरी हो गए थे क्षेत्र में, मतलब बीआरआई को साइन करने वाले 24 देश थे वेस्टर्न वेस्टर्न एक तरीके से हेमिस्फेयर में। 2025 में यूएसए ने पनामा पर दबाव बनाकर बीआरआई से बाहर कर लिया था उसको। तो यूएसए कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कोई बीआरआई पर साइन करे, या हमारे जो हेजीमोनी वाले क्षेत्र हैं वहां पे चीन या रूस का डोमिनेंस हो। तो दूसरे फैक्टर आ गया चीन। सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने फार राइटिस्ट लीडर को सपोर्ट किया है। अब जो कुछ ऐसे होते हैं जो भीषण टाइम पे, जैसे वहाँ पे अब हर जगह लैटिन मतलब वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हर जगह यूएसए ने फार राइटिस्ट लीडर को प्रमोट किया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट किया है जायर बोल्सोनारो को ब्राजील में। ये फार राइटिस्ट लीडर है, राइट विंग के लीडर हैं। जेवियर, मतलब ये एक तरीके से सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट मॉडल है उसको, मतलब ये तो दुश्मनी रही है यूएसए की बहुत पुरानी, कोल्ड वार के टाइम से ही। तो जो फार फार राइटिस्ट लीडर हैं जैसे जायर बोल्सोनारो ब्राजील के और जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के, ये भी इनको भी मतलब ये चाहते थे वैसे सत्ता में आ भी गए। होंडुरास में असफूरा नासरी, ये भी फार राइटिस्ट लीडर हैं। तो हर जगह वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यूएसए चाहता है कि फार राइटिस्ट लीडर सत्ता में आए। यूएसए और उसके सहयोगी क्षेत्र में पिंक टाइट्स मतलब कि इस क्षेत्र में, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, जैसे वेस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब कि ज़्यादातर जो ये अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज और सेंट्रल अमेरिकन अमेरिकन कंट्रीज, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पिंक टाइड्स जो 2 बार जो कम्युनिज्म का या सोशलिस्ट मॉडल का उभार हुआ, ये वापस आ जाए, मतलब ये दोबारा ऐसा ना हो। तो पिंक टाइड्स को रोकना चाह रहे थे लेफ्ट विंग, जो को रोकना चाह रहे थे। 1990 और 2000 के दशक में इस क्षेत्र में लेफ्ट विंग के उभार को पिंक टाइड कहते हैं। अब ये 2007 के बाद या 2000 के बाद से ये निकोलस मादुरो और क्यूबा में भी सरकार थी। अभी क्यूबा और वेनेजुएला में लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है। तो ये कैसे मतलब कि यूएसए को पसंद आ सकता है कि सोशलिस्ट मॉडल या कम्युनिस्ट मॉडल रहे। चाइना के 80% तेल की खरीदी करता है चाइना वेनेजुएला में, वहाँ के 80% तेल की खरीदी करता है चाइना। नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन चाइना की एक कंपनी है, सीएनपीसी। इस ये वेनेजुएला में सबसे बड़ी कंपनी थी इन्वेस्ट करने वाली, ऑपरेशन करने वाली वहाँ पे ऑयल मार्केटिंग की। हालांकि यूएसए ने इसमें सैंक्शन लगा दिया था, तो ये अपना निवेश धीरे धीरे वापस ले रही थी। उसके बाद एक चाइना की और कंपनी कॉन्कोर्ड रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन ने 2024 में वेनेजुएला की सरकारी कंपनी पीडीवीएसए के साथ $1 बिलियन का समझौता किया था। एक वेनेजुएला की सरकारी कंपनी है पीडीवीएसए, उसके साथ चाइना कॉन्कोर्ड रिसोर्स कॉर्पोरेशन ने समझौता किया था $1 बिलियन का। इससे अदर जो वीकेंस पावर थी, अदर मतलब उस टाइम पे सेंट्रल अमेरिका या लैटिन अमेरिका में जो भी ऐसे हेजेमोनी या डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको भी मैसेज गया कि देख लो हम कुछ भी कर सकते हैं। वेनेजुएला में दुनिया का, अब वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है इसलिए भी है कि मतलब यही कारण ही है कि वेनेजुएला में दुनिया का प्रूवन, मतलब जो सिद्ध हो चुके हैं कि वो हैं ही, पाए गए 17% ऑयल रिजर्व, और ये यूएसए के पास जितना है उसका 4 गुना है। 17% ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, 4 टाइम्स ऑफ द रिजर्व ऑफ यूएस, मतलब जो यूएसए में है उसका 4 गुना अधिक है। और मतलब 300 बिलियन बैरल है जो वहाँ पे पाए गए हैं ऑयल रिजर्व। ट्रंप और पर्शियन गल्फ
और गल्फ कंट्रीज पर से डिपेंडेंसी हटाना चाह रहे थे। मतलब वहाँ के ऑयल पॉलिटिक्स में, मतलब वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी वहाँ पर, मतलब इस क्षेत्र पर निर्भर हो, मतलब गल्फ कंट्रीज पर निर्भर हो। और जब से वो स्ट्राइक किए हैं तो अब बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं अपने ऑब्जेक्टिव के। यूएसए ने जुआन गाइडो फार राइटिस्ट लीडर हैं, को 2019 में ही, मतलब एक तरीके से वो मान्यता नहीं दे रहे थे यूएसए, जो निकोलस मादुरो रिजिम को मान्यता नहीं दे रहे थे यूएसए, कि एक्टिंग प्रेसिडेंट को पहले ही उन्होंने नामित कर दिया था जुआन गाइडो को, कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट, हम इनको मानेंगे, हम निकोलस मादुरो को नहीं मानेंगे। अब मशाडो भी, जो जैसे मैंने कहा कि मशाडो जो नोबेल पीस प्राइज विनर थी, अब उनको मतलब एक तरीके से यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज की फेवरेट थी ये, वह ऑयल सेक्टर ओपन करने के लिए कमिटेड है। इन्हीं का स्टेटमेंट था जो मशाडो थी, कि अगर वो बनेंगी, मतलब सत्ता में आएंगी, तो वी विल ओपन अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, मतलब हम हर तरीके से यूएसए के ऑयल के लिए ओपन कर देंगे। तो ये पूरा कारण था कि कैसे यूएसए चाइना की हेजमोनी कर एक्सेप्ट कर सकता है, चाइना की हेजमोनी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, चाइना और रूस की दखल अंदाजी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, और दूसरा ऑयल रिजर्व भी था। एक मुनरो का सिद्धांत था, मैं बता रहा हूँ अभी बैकग्राउंड में। डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी इसका बैकग्राउंड ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगाते हैं कि निकोलस मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब एक्चुअल रीजन वो था। अब यूएसए आरोप लगाता है कि डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगाते हैं कि निकोलस मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल के सबसे बड़े लीडर हैं। एक वहाँ पे कार्टेल मतलब बहुत फेमस है, तो ऑफिशियल भी, और इसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हैं, ये आरोप लगाए थे। लेकिन वाशिंगटन हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी सब्सटेंशिएट इट्स क्लेम दैट मादुरो रिजीम वाज रनिंग अ कार्टेल। मतलब यूएसए ने एक बार भी, मतलब एक प्रूफ भी नहीं प्रोवाइड कर सका है अभी कि निकोलस मादुरो कोई कार्टेल या ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। अब उसका कार्टेल का नाम है कार्टेल ऑफ सन्स, नाम है। और कार्टेल डी ला सोल्स इसको बोलते हैं स्पेन में। ये एक अम्ब्रेला टर्म है एलिज्ड ट्रक, जो मतलब कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इन्वॉल्व है। और इसमें ये बताते हैं कि मतलब यूएसए का आरोप था कि इसमें यूएसए वेनेजुएला के ऑफिशियल्स और मादुरो रिजिम इन्वॉल्व है। इसी को लेकर यूएसए वेनेजुएला के शिप पर ऑफ कोस्ट, मतलब कोस्ट से थोड़ा सा दूर वो अटैक करा था। इसमें कई बार सिविलियन भी मारे गए हैं, सिविलियन जो शिप है उस पर भी अटैक हुए हैं। यूएसए कुल मिलाकर ये चाहता था कि अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, साउथ एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाह रहा है। 1823 की मुनरो पॉलिसी भी यही कहती है। 1823 की मुनरो पॉलिसी ये कहती थी कि यूएस की विदेश नीति का सिद्धांत है, यह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूरोपियन कंट्रीज के कोलोनियलिज्म का विरोध करती है। मतलब वेस्टर्न कंट्री किसी भी स्थिति में जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जैसे अटलांटिक का भाग और ये नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में शामिल, यहाँ पे इस हेमिस्फीयर में वेस्टर्न कंट्री, मतलब यहाँ पे यूएसए सीधे सीधे अपना एक तरीके से डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब इसके लिए उनको वार्न करता है। अब इस पॉलिसी को डोनरोज पॉलिसी भी कहते हैं, मतलब कि मुनरो पॉलिसी 1823 की है, मुनरो पॉलिसी 1823 की, और अब डोनाल्ड ट्रंप इसको लागू कर रहे हैं, तो डोनरो पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप इसे असर्टिव तरीके से लागू कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अगर देखेंगे तो यही था कि हम आइडेंटिफाइज लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन एज स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, कि हमारे लिए जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी क्या रहेगी,
हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी रहेगी लैटिन अमेरिका, मतलब कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, लैटिन अमेरिका और जैसे इधर के देश, लैटिन अमेरिका और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के देश। यूएस मस्ट डिनाई इंक्रीज और कंट्रोल बाय आउटसाइड पावर्स इन लैटिन अमेरिका। तो यूएस किसी भी जो आउटसाइडर कंट्री है उसका यहाँ पे डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बीच निकोलस मादुरो बातचीत के लिए तैयार हुए थे, जैसे मैंने कहा, लेकिन 4 जनवरी को उनको एक तरीके से कैप्चर कर लिया गया था। एक और बैकग्राउंड में 1976 में वेनेजुएला में, अब ये घटना पहले से चली आ रही थी। 1976 में वेनेजुएला ने जब अपने ऑयल सेक्टर का नेशनलाइजेशन कर दिया था, तो उसके वहाँ पे उस टाइम पे 2 ऑयल मोबिल कंपनियां थी, एक्सकॉन मोबिल और गल्फ ऑयल। ये बहुत बड़ी कंपनियां थी, वेनेजुएला में एक्टिव थी। लेकिन 1999 जो ह्यूगो चावेज थे, उन्होंने ऑयल सेक्टर पर कंट्रोल बढ़ा दिया। तभी यूएसए ने 2002 में तख्ता पलट करवाया, लेकिन बाद में 48 घंटे के अंदर चावेज की फिर वापसी हो गई। और इस नेशनलाइजेशन का उद्देश्य था कि ऑयल सेक्टर से जो भी प्रॉफिट प्राप्त होता है उसका उपयोग किस में किया जा सके, पॉवर्टी इरेडिकेशन में किया जा सके। अब ट्रम्प कहते हैं कि उस टाइम जो भी हमारी कंपनी का नुकसान हुआ और वहाँ के ऑयल फील्ड के नेशनलाइजेशन से, या जो भी इन्वेस्टमेंट प्रभावित हुआ, उसको वापस करो। तो पूरा डोनाल्ड ट्रम्प का ध्यान किधर है? लिक्विड गोल्ड पे, लिक्विड गोल्ड पे मतलब ऑयल पे वहाँ के। तो थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में देख लेते हैं। तो वेनेजुएला लैटिन अमेरिकन कंट्री है, 1960 से ही ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है, और लैंग्वेज है स्पेनिश। मतलब कि अर्ली 16th सेंचुरी में ये कॉलोनी बन गया था स्पेन वगैरह का, स्पेन कंट्री की। लेकिन 1823 में ये स्वतंत्र देश बन गया। 1823 में स्वतंत्र देश बन गया था वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकास, और ये वाज कॉलोनी फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी, स्पेन की कॉलोनी थी, और ऑफिशियली बिकेम अ सॉवरेन नेशन इन 1830 में ये संप्रभु राष्ट्र बन गया था वेनेजुएला। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है? बॉर्डरिंग कंट्री कोलंबिया है, ब्राजील है, गुयाना है, और कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन उधर नॉर्थ में मिलते हैं इससे। यहीं पे एक लेक है, लेक मराकाइबो, वेनेजुएला में स्थित है। ये भी, यहाँ भी लेक भी ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व हैं। और लेक मराकाइबो किससे जुड़ती है? कनेक्ट्स विथ गल्फ ऑफ वेनेजुएला, मतलब वेनेजुएला गल्फ से, और मतलब ये जुड़ती है जिस स्टेट से, उसका नाम है टबलाजो। टबलाजो स्टेट से मिलती है ये मराकाइबो लेक टबलाजो जल संधि के माध्यम से गल्फ ऑफ वेनेजुएला से मिलती है। तो ये वेनेजुएला की लोकेशन है। अभी आज के मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो, मतलब उनका जो स्टेटमेंट आया था कि लेट्स टॉक अबाउट ग्रीनलैंड इन 20 days, मतलब कि अब ग्रीनलैंड को भी वो क्या करना चाह रहे हैं, एक तरीके से वो अपने कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं ग्रीनलैंड को। तो ग्रीनलैंड एक तरीके से, ग्रीनलैंड डेनमार्क के कंट्रोल वाला सेमी ऑटोनॉमस रीजन है, सेमी ऑटोनॉमस रीजन। यहाँ पे ये स्ट्रेटजिक और मिनरल रिच क्षेत्र है ग्रीनलैंड। और डेनमार्क भी मेंबर है नाटो का, और ग्रीनलैंड भी मेंबर है, यूएसए भी मेंबर है नाटो का। तो अब ये जो वहाँ की ग्रीनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटी फ्रेडरिक्सन, इन्होंने कहा है कि अगर ये ऐसा कुछ स्टेप्स लेता है
ऐसे कुछ स्टेप्स लेता है यूएसए, तो ये नाटो ही कोलैप्स कर जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, मतलब एक देश पर हमला, सेकेंड वर्ल्ड वार से जो आया था कॉन्सेप्ट, उसके बाद से कि एक देश पर हमला किसी भी देश पर मतलब नाटो के देशों पर, अन्य देशों पर माना जाएगा। मतलब एक देश की सुरक्षा के लिए अन्य देश भी जिम्मेदार होंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। और वहाँ पे वेनेजुएला के पास आज की न्यूज है कि रूस के एक जहाज को पकड़ा है। रूस के एक जहाज को पकड़ लिए है यूएसए वाले। तो मतलब लगातार टेंशन वहाँ पे बढ़ रही है। तो कुल मिला के कि मतलब ये तो इमोशनल करने वाली बातें हैं, लेकिन वैसे तो अपने जो इंटरेस्ट है उसको सर्व कर रहा है। तो कुल मिला के फॉरेन पॉलिसी में पावर और इंटरेस्ट ही सबसे बड़ा की ड्राइवर होते हैं। उसके बाद तो जैसे तुरंत उसकी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके बाद तो सब फॉर्मेलिटीज हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। मतलब इसमें ये एक इंग्लिश डेली में भी ये आर्टिकल छपे थे, उसमें पूरा सब मोनरो जो पॉलिसी थी 1823 की वर्ल्ड हिस्ट्री वाली, वो भी सब दी है।